अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिंदी की व्याकरण, ठीक है। और इस व्याकरण को हम लोग क्या करेंगे, एकदम जीरो से पढ़ाई करेंगे। देखो जितनी भी मैं क्लासें करता हूँ शुरुआत में बस एक ही नाम देता हूँ कि इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीरो से हीरो तक पढ़ेंगे। हीरो का मतलब ये होता है कि जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, इस लेवल तक लेके जाऊंगा कि आप वास्तव में कहोगे कि वास्तव में चीजें हमें क्या आ रही है, एकदम समझ में आ रही है, ठीक है। तो हिंदी के इस व्याकरण में जो हम पहला टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं वर्तनी शुद्ध का। क्या लेते हैं? वर्तनी शुद्ध का टॉपिक लेते हैं। अब ये टॉपिक हमें लेने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारे पास में अक्सर ऐसे मेरे भाई बहन भी होते हैं जो क्या करते हैं कि लिखावट में बहुत ही क्या करते हैं, अशुद्धियां करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि व्याकरण पढ़ने से पहले, मतलब व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें शब्दों को शुद्ध लिखना आना चाहिए। तो अगर जे आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए तो ये टॉपिक हमारे पास में कारगर साबित होने ही वाला है। इसके साथ साथ आपको रियल लाइफ में भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। वर्तनी शुद्ध का जो टॉपिक है इसमें अगर जो आप कुछ भी लिख आउट करते हैं तो आप कभी भी अक्षरों को लिखने में अशुद्धियां नहीं करोगे। इस चीज की मैं क्या लेता हूं, गारंटी लेता हूं। और ये अक्सर ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो उसको हमें क्या करना होता है, पहचान होता है। उसको जब हम तभी पहचान पाते हैं जब हमें क्या आती है, इस व्याकरण का जो हमारे पास में ये टॉपिक है ना, कौन सा वर्तनी शुद्ध का टॉपिक है, ये हमें क्या आता है, एकदम अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट करने से पहले एक जो छोटी सी लाइन है जो वास्तव में जिसने भी बनाई है, वास्तव में बहुत ही अच्छी लाइन, आप सभी ध्यान सुने। जिसने भी ये लाइन बनाई है बहुत ही खूबसूरत लिखी है कि हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। पहाड़ों से गुजरने वाली नदियां कभी ये नहीं पूछती कि हमारे पास में समुद्र कितना दूर है। एक बार मैं फिर से आपको बोल के बताता हूं कि हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। पहाड़ों से बहने वाली नदियां कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। तो वास्तव में उस हिसाब से हमें चलना है कि हम पहला टॉपिक स्टार्ट करें। आपको यह नहीं पूछना है कि व्याकरण कब खत्म हो जाएगी, आपको क्या करना है, लगातार चलते रहना है, जिससे आपको सारी बातें क्या आ जाएगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो वर्तनी शुद्ध का पहला टॉपिक है, तो इसको करने से पहले हम लोग छोटी छोटी बातों को एकदम जीरो से सीखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास में वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण, कि वर्ण का क्या मतलब होता है, कि वर्ण किसे कहते हैं, कि जो ध्वनि का लिखित रूप होता है, ध्वनि का लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपने देता हूं कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में होगी। उसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला। देखो मैं बोल रहा था ना का, आपको बोल रहा था एकदम जीरो से स्टार्ट। इसका मतलब ये नहीं कि सर ये तो हमें आता है, ये हमें क्या सिखा रहे हो। मैं बोल रहा हूं आपको जीरो से हीरो वाली कहानी फील कराऊंगा मैं, तभी मेरे को इसमें स्वाद आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। सबसे पहले कि वर्ण का मतलब होता है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, हमारे पास में वर्ण कहलाता है। और वर्णमाला किसे कहते हैं, तो मैं लिखूंगा वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध क्या है, वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध लिखित रूप वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। क्या लिखा है मैंने कि वर्णमाला का क्या मतलब होता है कि वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध लिखित रूप वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास में वर्णों की अगर ये प्रकार की बात की जाए कि वर्ण हमारे पास में कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर ये वर्णों की लिखित रूप की बात करें, वर्णों की, तो हमारे पास में वर्णों के जो प्रकार होते हैं तो वो हमारे पास में कितने होते हैं, 2 होते हैं।
इसमें जो हमारे पास में पहला होता है वो होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। और जो हमारे पास में दूसरा प्रकार होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन, क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ण का मतलब होता है कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध लिखित रूप हमारे पास में क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। उसके बाद में हमारे पास में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्णों के दो प्रकार होते हैं। पहला तो कौन सा होता है, स्वर वर्ण, और दूसरा कौन सा होता है, व्यंजन वर्ण। और आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस स्वर वर्ण से लगभग ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक प्रश्न बनता ही है, पक्का बनता है कि हमारे पास में स्वरों की कितनी संख्या होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वर कितने होते हैं, स्वरों की मात्राएं कितनी होती है। ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, स्वर की बात करूंगा, सबसे पहले स्वर की बात करूंगा और उसके बाद में व्यंजन की बात करूंगा। तो एक बार मैं क्या करता हूं, इस पूरे को मिटा देता हूं, उसके बाद में यहां से पहले टॉपिक लिखकर स्वर जो वर्ण है इसकी पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम लोग दूसरे वर्ण पे जाएंगे, कौन सा है, व्यंजन वर्ण। तो इस स्वर वर्ण से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सब की चर्चा हम लोग क्या करेंगे, अभी करेंगे कि स्वर वर्ण होते कितने हैं। जैसे एग्जाम में एक बार पूछा गया था, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, और एक राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कुल स्वरों की संख्या होती है वो हमारे पास में कितनी होती है, 13 होती है। उसके बाद में एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर हमारे पास में कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। अभी आपको क्या करना है, शांति समझना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास में स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं कि वे वर्ण जिनको स्वतंत्र उच्चारित किया जाता हो तथा जिनको उच्चारण मुख में वायु बाधा उत्पन्न नहीं करती हो तथा जो बिना किसी सहायता से बोले जा सकते हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं और आपको क्या करना है, साथ साथ क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, ताकि आप उसे क्या कर सके, रिवीजन कर सके। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे पास में क्या होती है, रिवीजन करना होती है। तो आप सभी को क्या करना है, ध्यान से पूर्वक एकदम क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, देखो सभी ध्यान से कि वे वर्ण जिनको स्वतंत्र उच्चारण किए जाते हो, जिनको उच्चारण में मुख की वायु बाधा उत्पन्न न करे तथा जिनको बिना किसी सहायता के बोला जा सकता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या परिभाषा लिखी है स्वर वर्ण की, कि वे वर्ण जिनको स्वतंत्र उच्चारण किए जाते हो, जिनको उच्चारण में मुख की वायु बाधा उत्पन्न न करे तथा जिनको बिना किसी सहायता के बोला जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्वर वर्ण की परिभाषा लिखी है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है, कि जैसे मैंने लिखा है स्वर वर्ण, तो परिभाषा क्या बोल रही है, जिनको उच्चारण में हमारे जो मुख की वायु है,
वो क्या ना उत्पन्न करे, बाधा ना उत्पन्न करे। तो मैं सबसे पहले तो हमारे पास में स्वर होते कौन कौन से, तो हमारे पास में होता है ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, उसके बाद में आता है री, ठीक है, उसके बाद में आता है ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, 11 स्वर वर्ण होते हैं, ठीक है, याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हमारे पास में क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं जब इनको बोल रहा हूं तो मेरे मुख से वायु में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही, इनको मैं बिना किसी स्वतंत्र उच्चारित कर रहा हूं, मतलब बिना किसी की सहायता से मैं इसको क्या कर सकता हूं, उच्चारित कर सकता हूं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखो वायु जो हमारे पास में वायु, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, ठीक है, तो ऐसे आपको याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब इससे हमारे पास में दो, अब आपको प्रश्न क्या पूछेगा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मैं यहां पर लिखता हूं, तो कुल स्वरों की जो संख्या होती है वो हमारे पास में कितनी होती है, 13 होती है। कितनी होती है, 13। और हमारे पास में जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जो कुल स्वरों की संख्या होती है वो तो हमारे पास में कितनी होती है, 13। और जो हमारे पास में मूल स्वर होते हैं वो हमारे पास में कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब कई बार परीक्षा में ऐसा भी पूछा जाता है कि स्वरों की मात्राएं कितनी होती है, तो ये भी आपको बताना चाहिए कि स्वरों की मात्रा कितनी होती है। तो स्वरों की मात्रा कितनी होती है, 10 होती है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हमारे पास में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन मैंने यहां पर कितनी लिखी है, 11 लिखे। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। दो स्वर कौन से बजाते हैं जिनको हम लोग स्वर नहीं बोलते, तो एक तो हमारे पास में बजाता है अंग, और एक हमारे पास में क्या बजाता है, ए। तो ये दो स्वर हमारे पास में क्या हो जाते हैं, ये दो स्वर हमारे पास में बच जाते हैं, जिनको हम लोग स्वरों की कैटेगरी में नहीं लेते। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या अंग, ये अनुनासिक स्वर है, ये हमारे पास में क्या है, ए। तो ये इसको हम लोग क्या स्वरों की श्रेणी में नहीं लेते, क्यों, क्योंकि इनको उच्चारण करते समय हमारे पास में क्या होती है, वायु, जो हमारे पास में वायु, इसमें क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। इस अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस अंग को हम लोग ए के ऊपर चंद्रबिंडी भी बोल सकते हैं। ये भी हमारे पास में ध्यान आपको रखना है। तो इस हिसाब से मैंने आपको क्या बताई कि जो हमारे पास में स्वर वर्ण होते हैं इनमें जो कुल स्वरों की संख्या होती है वो तो कितनी होती है, 13। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। और स्वरों की मात्राएं कितनी होती है, 10 होती है। अब आपको जो अगला टॉपिक हमारे पास में वो है स्वरों की मात्राएं, कि स्वरों की 10 मात्राएं कौन कौन सी होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि स्वरों की मात्राएं क्या होती है, सबसे पहले स्वर, उसके बाद में मात्रा, और उसके बाद में इन स्वरों की मात्राओं का क्या प्रयोग होता है। तो इनसे भी कई बार परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटाता हूं और आपको वो सारणी से बुलाता हूं, और वो सारणी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। टॉपिक है वो है स्वरों की मात्रा। तो इससे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैं जो सारणी बनाता हूं उसको आप ध्यान से देखें, आपको देखने मात्र से ही पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले स्वर, क्या लिख दिया मैंने, स्वर, और स्वर की उसके बाद मैंने ऐसे लाइन बना ली। अब यहां पर हम लोग आगे क्या लिखेंगे, मात्रा, क्या लिखेंगे, मात्रा, और उसके बाद में यहां पर आगे क्या लिखूंगा, प्रयोग, इसका हम लोग कहां पर है, प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में स्वर कौन सा होता है, ए। तो ए का जो मात्रा होती है, जो ए की मात्रा होती है वो इसमें ए में कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कोई मात्रा नहीं होती है। अब इसका जो प्रयोग है ए का, तो जो ए का प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कै, तो ये हमारे पास में हलंत होता है, मतलब आधा कै होता है, हलंत कै। अब इसके साथ हम लोग ए जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास में पूरा क्या बन जाता है, कै बन जाता है, ये हमारे पास में हलंत कै। और जैसे ए इसके साथ जुड़ा तो ये हमारे पास में क्या बन गया, कै बन गया, और ए में हमारे पास में कोई मात्रा नहीं होती। उसके बाद में अगर आ की बात करें, आ, तो इसमें हमारे पास में एक मात्रा होती है ऐसे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हमारे पास में हलंत कै है, और जब इसके साथ में हमने आ जोड़ दिया तो ये हमारे पास में क्या बन गया, का बन गया, क्या बन गया,
का। तो ऐसे आपको मात्राएं ध्यान रखनी है और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे उसके बाद में हमारे पास में आती है ई। क्या आती है? ई। तो ई में हमारे पास में क्या मात्रा होती है? छोटी मात्रा होती है। कैसी मात्रा होती है? छोटी मात्रा होती है। और उसके बाद जब हम लोग हलंत कै के साथ में इसकी मात्रा जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है? की बन जाता है। क्या बन जाता है? की। उसके बाद में अगर ई की बात करें, बड़ी ई की बात करें, ई की, तो इसमें हमारे पास में क्या होती है? बड़ी मात्रा होती है। और हलंत कै के साथ जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है? की बन जाता है। क्या बन जाता है? की। उसके बाद में अगर ऊ की बात करें तो इसकी जो मात्रा होती है वो हमारे पास में कुछ ऐसी होती है। ठीक है। और जब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं किसके साथ? हलंत कै के साथ, तो हमारे पास में क्या बन जाता है? ऊ बन जाता है। क्या बन जाता है? ऊ। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें आगे ऊ की, किसकी बात करें? ऊ की बात करें तो इसकी जो मात्रा होती है वो हमारे पास में बड़ी होती है ऐसे। और जब इसका हलंत कै के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं तो ये हमारे पास में बन जाता है कू। क्या बन जाता है? कू बन जाता है। उसके बाद में अगर री की बात करें, किसकी बात? री की, तो इसकी जो मात्रा होती है वो री की कुछ ऐसी होती है। ठीक है। अब इसका जब हम प्रयोग हलंत कै के साथ बन जाते हैं तो ये बन जाता है क्री। क्या बन जाता है? क्री। उसके बाद में अगर बात करें ए की, अगर ए की बात करें तो इसकी जो मात्रा होती है वो ए की होती है ऊपर। ठीक है। और जब इसका प्रयोग हम हलंत कै के साथ करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है के। क्या बन जाता है? के। उसके बाद में हम लोग ए की बात करें, किसकी? ए की, तो इसके ऊपर हमारे पास में कितने डंडे होते हैं? 2। ये आपको ध्यान रखना है। और जब इसका प्रयोग हम लोग हलंत कै के साथ करते हैं तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है? कई बन जाता है। क्या बन जाता है? कई। उसके बाद में अगर हम लोग ओ की बात करें तो इसकी जो मात्रा होती है वो हमारे पास में कुछ ऐसी होती है। ठीक है। और इसका प्रयोग जब हम लोग कै के साथ करते हैं, हलंत कै के साथ, तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है? को। और उसके बाद अगर हम बात करें औ की, तो इसकी जो मात्रा होती है वो हमारे पास में ऊपर 2 मात्राएं होती है ऐसी। ठीक है। और इसका प्रयोग जब हम लोग हलंत कै के साथ करते हैं तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है? कऊ बन जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें ध्यान आएगी। अब आप गिन सकते हो, देखो कितनी मात्राएं होंगी हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारे पास में स्वरों में कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्राएं होती है। तो आज हमने वर्तनी सुधे में वर्ण को पढ़ा, वर्णमाला को पढ़ा, स्वर वर्ण को पढ़ा, स्वर वर्ण में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा कर ली। अब हम लोग कल के टॉपिक में क्या करेंगे? व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे कि उससे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।